नमस्कार साथियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। यह वीडियो आधुनिक भारतीय इतिहास का पहला वीडियो है और आप सभी जानते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो बीपीएससी का टीचर की बहाली होने वाला है उसमें, या प्रधान शिक्षक में, या बीपीएससी की बहाली में, या एसएससी में, या किसी भी बहाली में इतिहास के पोर्शन से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको आधुनिक इतिहास से ही पूछे जाते हैं। इसलिए सबसे पहले मैंने आधुनिक इतिहास को ही चुना है। तो आज से हम लोग आधुनिक इतिहास का भी चैप्टर शुरू करेंगे। आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहला टॉपिक लिया है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में एमसीक्यू के माध्यम से देखेंगे। उससे पहले इसका एक सरसरी निगाह से हम लोग इस टॉपिक का रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यू पे हम लोग चलेंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत में पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा था। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की और कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। वास्को डी गामा भारत के आगमन से पूर्व पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारी हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी नीति का प्रतिपादन किया था। अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 में गवर्नर बनकर आया भारत। उसने 1510 में बीजापुरी शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया था। इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक आपको अल्बुकर्क को ही माना जाता है, और अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया के महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर भी अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में से एक नीनो डी कुन्हा था। यह वर्ष 1529 से लेकर 1538 तक भारत का गवर्नर था, और पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत की मार्ग की, यानी आपको वास्को डी गामा ने भारत की मार्ग की खोज की थी, और स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, और ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, और हॉलैंड के तस्मान ने आपको विन डीमंस लैंड यानी वर्तमान जिसको हम लोग तस्मानिया के नाम से जानते हैं तथा न्यूजीलैंड की खोज आपको हॉलैंड ने तस्मान ने की थी। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क, इस समय वो आपको वायसराय नहीं था, वो वायसराय बनकर आया था 1509 में, लेकिन 1503 में ही उसने कोचीन में इस दुर्ग का निर्माण करा दिया था। अजीदीव एवं कन्ननकोर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्मीडा के द्वारा 1505 ईस्वी में कराया गया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली ही थे। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम जो है ना, सबसे पहले आपको पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे, उसके बाद डेन आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। यानी सबसे पहले पुर्तगाली आया था और सबसे बाद में आपको फ्रांसीसी आया था, और पुर्तगाली सबसे पहले आया था और सबसे बाद में 1961 में भारत छोड़कर वो गया था। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए थे और सबसे अंत में 1961 में वो वापस गए थे। वर्ष 1961 में गोवा का पुर्तगाली जो गवर्नर था उसका नाम था मैनुअल एंटोनियो वास्लालो ए सिल्वा, जो आपको 1958 से लेकर 1961 तक भारत का पुर्तगाली गवर्नर रहा था। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का जो गवर्नर जनरल था वो था जोसे फेरिया बोसा, ठीक है। और यूरोपीय कंपनियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, और पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित की तथा 1505 में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। पहली फैक्ट्री आपको सूरत में, दूसरी फैक्ट्री आपको कन्नूर में। और 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से संत गांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। कासिम की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चौरनौक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानुती अथवा सुतनौती को, जो कलकत्ता का स्थल है, को चुन लिया, ठीक ना। उसके बाद कोचीन 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ था, और 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। ये कब हुई थी? ये आपको हुई थी 1599 में। और दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने इसे पूर्व के साथ व्यापार के लिए 15 वर्ष के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया था। इस दौरान भारत का बादशाह जो था वो
अकबर था, जिसका शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी था। लिवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। और जहांगीर के शासनकाल में आपको इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था 1611 में। लेकिन वहीं 1613 में पहला जो वो आपको प्रथम अस्थायी कारखाना की बात करें तो वो सूरत में 1613 में स्थापित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में स्थापित की गई थी, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 में आपको स्थापित की गई थी। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावली के स्थान पर हराया था और 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था। यानी पुर्तगालियों से मुंबई जो है ना वो दहेज के रूप में मिल गया था 1661 में, जिसे 1668 में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया चार्ल्स द्वितीय के द्वारा। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में बम्बई और पश्चिमी तट पर के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। इसके फलस्वरूप जो औरंगजेब जो भारत का शासक था, मुगल सम्राट था, उसने भारत से उसको निष्कासित कर दिया। किसको? चाइल्ड को। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से लेकर 1748 के बीच में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध के रूप में उसको जाना जाता है, जो आपको 1740 में आरंभ हुआ था, का विस्तार मात्र था। ग्रीस सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध दोनों दलों अंग्रेज एवं फ्रांसीसी में 1746 में यह युद्ध प्रारंभ हुआ और अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना इस युद्ध का तत्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित कर दिया था। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया और ए ला सापला की संधि 1748 में से ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया। 1748 में ए ला सापला की संधि के द्वारा तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। आगे बढ़ेंगे। आगे कहता है, डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त कराया। यानी अपनी सेना को भारत के जो राजा थे, जो राज दरबारे में थे, उनमें क्या कर दिया? अपनी सेना को भारतीय व्यय पर यानी राजा का पैसे पर उसमें नियुक्त करा दिया, जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया और भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। लुई 14वें के मंत्री कॉलवर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इदेश ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च भी देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 में सूरत में पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। मरकारा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में की थी। डचों की बंगाल में पहली फैक्ट्री पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बालासोर चले आए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 में जाकर शुरू हुआ, जब उन्होंने चिंसूरा में अपनी कंपनी स्थापित की। चिंसूरा के डच किले को गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जानते थे। यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा एवं अफीम बिहार से प्राप्त होता था और अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम का उत्पादन केंद्र का सबसे प्रसिद्ध स्थान था। भारत में यूरोपीय शक्ति का आगमन का क्रम, भारत में जो यूरोपीय शक्तियां आई हैं उनके क्रम की अगर बात करें तो सबसे पहले पुर्तगीज आया था, उसके बाद डच, तब अंग्रेज, तब डेन, तब फ्रांसीसी। लेकिन कंपनियों की स्थापना का क्रम और वर्ष की बात करें तो वो अलग है। सबसे पहले आपको पुर्तगीज तो आया था, ठीक ना, लेकिन उसने देखिए अब एस्तादो द इंडिया पुर्तगीज कंपनी थी जो 1498 में स्थापना हुई उसकी। वेरिंग द ओस्ट इंडिसे द कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसकी स्थापना वर्ष आपको 1602 में हुआ। उसके बाद द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेनिंग, ये 1600 ईस्वी में स्थापित हुई थी जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और डेन ईस्ट इंडिया कंपनी आपको 1616 में स्थापित हुई थी। कंपनी द देश इंदेसे ओरिएंटलेस ये आपको 1664 ईस्वी में स्थापित हुई थी। अब चलिए चलते हैं इसके MCQ के तरफ। तो देखिए पहला प्रश्न है कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? तो आया था आपको 1498 AD में। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है
कि निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? तो आपको याद होगा कि अल्मीडा जो था ना, उसने यह पॉलिसी लागू की थी हिंद महासागर पर कब्जा जमाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो भारत में सबसे पहले आपको जो मध्यकाल में भारत से सबसे पहले जो संबंध स्थापित करने वाले थे वो कौन थे? वो थे आपको पुर्तगाली, जो 1498 में आए थे, सबसे पहले आए थे। तो उन्होंने ही सबसे पहले व्यापार के संबंध में आपको स्थापित किया था। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो आया था आपको 1498 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? तो वो था आपको अल्मीडा। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट पे स्वागत किया था? कालीकट जो आपको बंदरगाह था उस पर स्वागत किया था, तो वो किया था आपको जमोरिन ने। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो एक तरफ समुद्री यात्री दिया है और दूसरे तरफ देश का नाम दिया है, तो इसका मिलान करिए। तो आप जानते हैं कि वास्को डी गामा 1498 में पुर्तगाल से आया था। उसके बाद आपको क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करें तो ये यहाँ स्पेन नहीं होगा, यहाँ होगा अमेरिका। इसने अमेरिका की खोज की थी, ठीक ना। उसके बाद कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन और तस्मान आपको हॉलैंड, ठीक ना। देश ये ठीक है, स्पेन ही होगा, स्पेन ही होगा, क्योंकि ये यात्री पूछ रहा है ना कहाँ का रहने वाला था। तो क्रिस्टोफर कोलंबस आपको स्पेन का रहने वाला था, लेकिन उसने अमेरिका की खोज की थी, सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो आपको था वो था अल्बुकर्क, जिसने आपको गोवा पर अधिकार किया था, ठीक ना। किससे छीनकर? तो यूसुफ आदिल शाह से छीनकर उसने गोवा पर अधिकार आपको 1510 में किया था, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है 9 नंबर कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको देखना है। तो देखिए, इसमें पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, तो ये गलत है। ये आपको 1510 की घटना है, तो ये तो सीधे है कि ये गलत है। तो ये आपको ए आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखने की जरूरत आपको नहीं है। तो अब 10 नंबर प्रश्न देखिए, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया था? तो वो कराया था कोचीन में, ठीक है, कोचीन में 1503 में, ठीक ना। अल्बुकर्क के द्वारा कराया गया था 1503 में। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो वो किया था पुर्तगालियों ने। अगर इसकी डिटेल आप देखेंगे तो ये पता चलेगा कि यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा था, जो 1509 में आया था। द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर आपको अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे पहले शक्तिशाली हो गए, और जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी भी चलाई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन है? तो वो है आपको हुगली। करेक्ट आंसर सी होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो चलिए विचार करते हैं। क्या है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। तो क्या यह सही है? जी हाँ, यह सही है। इन्होंने ही सबसे पहले पांडिचेरी पर कब्जा किया था। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी? तो नहीं, ये फ्रांसीसी नहीं थे, ये थे आपको डच। दूसरी जो पांडिचेरी पर कब्जा किया था वे थे डच। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया था, तो ऐसा नहीं है, अंग्रेजों ने भी इस पर कब्जा किया था। और ये कैसे हुआ था? तो ये पेरिस के संधि के बाद फ्रांस आपको ये फ्रांस से उसको मिला था, ठीक ना। तो ये भी आपको गलत हो जाएगा। अब 1793 में कब्जा किया था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो यह बनाया था पुर्तगालियों ने। ए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चार्नॉक। करेक्ट आंसर बी। कलकत्ता किसने बसाया था? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जॉब चार्नॉक ने बसाया था, तो इसका आपको आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की थी? तो ये प्रारंभ की थी आपको, देखिए यहाँ पे सबसे पहले की बात कर रहा है ना, तो सबसे पहले जो था वो आपको अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेज प्रथम स्थान पे है, लेकिन यहाँ पे अंग्रेज ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, डच। 18 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिए इसमें सही नहीं है खोजना है, ठीक ना। तो देखिए आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक
डच उपनिवेश था। ये गलत है, ठीक ना। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया था। तो ये भी क्या है, ये आपको डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में, ये सही है, ये सही है, बी सही है, ठीक ना। और आगे ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। 19 नंबर कहता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण था तथा उनके पास आधुनिक हथियार भी थे और भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई उन्हें अच्छा वेतन दे अच्छी सेवा में लगा सकता था। तो ये इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा। उपयुक्त तीनों जो है ना सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था। तो ये प्राप्त हुआ था आपको लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से बादशाह कौन था। तो ये कब पूछ रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उस समय अकबर था और अकबर का शासनकाल आपको याद होगा 1556 से लेकर 1605 तक, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना खोला था। तो ये खोला था आपको जहांगीर के काल में खुला था 1613 ईस्वी में सूरत में। अगला प्रश्न है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो ये की थी सूरत में। तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी। तो सूरत में हुई थी 1613 में और पहली फैक्ट्री जो अस्थायी फैक्ट्री थी वो आपको 1611 में मसूलीपट्टनम में थी, ठीक ना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पे हराया था। तो ये हराया था थॉमस बेस्ट ने। तो करेक्ट आंसर बी होगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारियों कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम पहला कारखाना स्थापित किया था। तो यह किया था अंग्रेजों ने। तो बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी। तो यह मिली थी आपको सूरत में। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी। तो ये थी आपको सूरत प्रेसिडेंसी थी और आगे चलकर जिसको बॉम्बे में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो करेक्ट आंसर इसका आपको क्या हो जाएगा, सूरत होगा, ए होगा, बी नहीं होगा, ए होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था। तो ये लिया था आपको किससे लिया था। तो ये लिया था पुर्तगालियों से। और ये कैसे हुआ था कि पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी कैथरीन, उनका विवाह ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय से हुआ था और उसके आगे चलकर 10 पाउंड के किराए पर वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। तो इसका आपको डी हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था। तो ये आपको हुगली नदी के आसपास में जो उसने किया था, आपको जितने भी जो हज यात्री थे उसको गिरफ्तार करने का, उसको परेशान करने का काम किया था, उसको औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था। तो वो थे आपको सर जॉन चाइल्ड। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। तो वो था आपको अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। तो आपको डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर को चुनना है आपको, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है ना वो आपको एक्स-ला चैपल की संधि से अंत हुआ था। तो इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 4। उसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था वो पेरिस की संधि से इसका अंत हुआ था। तो इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1। उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो यह एक अनिर्णायक युद्ध था। तो इसका हो जाएगा 3, ठीक है। और प्रथम मैसूर युद्ध ये आपको जिसमें ब्रिटिश की हार हो गई थी। तो इसका हो जाएगा 2। तो यानी 4 1 3 2। देखिए 4 3 2 1, हाँ 4 1 3 2। तो देखिए यहाँ पे सी में है 4 1 3 2। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय शक्ति था जिसने भू क्षेत्र में अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति अपनाई थी। तो वो न अपनाई थी डुप्ले ने। तो करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है
कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था। तो फ्रांसीसियों ने सबसे पहला जो कारखाना लगाया था वो आपको सूरत में लगाया था। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो आपको कब हुई थी? लुई 14वें के शासनकाल में यह हुई थी। तो करेक्ट आंसर ए होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो फ्रांसीसी कंपनी का जो संस्थापक माना जाता है वो कॉलबर्ट को माना जाता है। तो करेक्ट आंसर आपको सी होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। तो वो किया था आपको चिंसुरा और हिकली दोनों किया था। तो ये दोनों इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि। तो वो अंग्रेजों की फौज जो थी वो शक्तिशाली थी, जिसके कारण वो फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे थे। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न यूरोपीय शक्तियों से भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो वो इसका ये क्रम सजाना है। कहने का मतलब उनके प्रवेश का सही क्रम क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले जो याद होगा आपको पुर्तगाली आए थे, उसके बाद आपको डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा? 4 2 1 3 4 2 1 3 बी। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए और सूचियों के अंत में दिए गए कुछ से इसका सही उत्तर आपको चुनना है। तो देखिए पांडिचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगाली, ट्रांकेवार डेनिश और सद्रास डच। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 1, यानी 2 3 4 1। देखा जाए 2 3 4 1, देखिए ए में है तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोना प्राप्त होता था। तो वो प्राप्त होता था बिहार से। तो ये उसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। वो बिहार था। तो ये हो जाएगा आंसर। अगला आगे है 44 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे। तो सबसे अंत में आपको फ्रांसीसी आए थे। ठीक ना, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। सबसे पहले पुर्तगाली, तब डच, तब ब्रिटेन, तब फ्रांस। ये क्रम आप याद रखेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। तो वो लगभग सभी पे, यानी नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, इन सभी स्थानों पर उन्होंने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। उसके डेट हम लोग जान लेते हैं। तो भारत में जो डचों द्वारा स्थापित किए गए व्यापारिक केंद्र थे तो उसमें नागपट्टनम 1648 में, सूरत 1618 में, कोचीन 1663 में, चिंसूरा 1653 में, भरूच 1916 में, अहमदाबाद 1619 में, मछलीपट्टनम 1605 में, आगरा 1621 में, पटना 1638 में स्थापित हुआ था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित पर विचार करिए। तो चलिए विचार करते हैं। देखिए, मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन करना। तो देखिए, ये आपको बहुत पहले अंग्रेजों से पूर्व ही जो शेरशाह सूरी थे और अकबर द्वारा इसको लागू किया जा चुका था। तो ये आपको नहीं होगा। ठीक है, तो क्या कहता है आगे? कहता है युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। तो अंग्रेजों से पहले आपको अकबर ने चलती फिरती तोपों का उपयोग किया था। तो ये भी नहीं होगा। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तो तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी, ये अंग्रेज की देन नहीं थी। यानी इन तीनों में से किसी भी चीज़ पे अंग्रेजों की देन नहीं थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ये कहा था जीबी मैकाले ने। और जीबी मैकाले कौन थे? तो देखिए, लॉर्ड मैकाले जो थे वो ब्रिटेन के राजनीतिक कवि तथा इतिहासकार थे। वो 1834 से लेकर 1838 तक वह भारत के सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन का प्रधान रहे थे। ठीक ना, और प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ द इंडियन पिनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। और अंग्रेजी को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम, यूरोपीय साहित्य, दर्शन एवं विज्ञान वर्ग भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने यह बात कही थी कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां पर कुछ भी असंगत हो। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपको खत्म हुआ ये टॉपिक। अगला जो टॉपिक होगा वो आपको होगा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।